हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत की दूसरी डायनेस्टी की बात करेंगे, जो कि खिलजी डायनेस्टी रही, जिसका कार्यकाल 1290 से 1320 तक रहा। जिसके अंतर्गत हम लोग उन रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया। हालांकि खिलजी डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे कम समय के लिए सत्ता में रही। इससे पहले हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी की बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, तो इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। इस वंश के संस्थापक फिरोज़ खिलजी थे, जिसमें भारत में सत्ता स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन की उपाधि ली। इसने बलबन के काल में अच्छे सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय प्रारंभ हुआ। बाद में इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी। 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन की रक्त और लौह नीति त्याग कर इसने मध्यकाल में उदारता की नीति अपनाई। इस समय में मंगोलों ने अनेक आक्रमण किए। जलालुद्दीन के काल में ही लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म में शामिल हो गए तथा दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में बस गए, जो नए मुसलमान कहलाए। उसने अलाउद्दीन खिलजी को कारा का राज्यपाल नियुक्त किया। अलाउद्दीन उसका दामाद और भतीजा भी था। अलाउद्दीन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने जलालुद्दीन से गुजरात और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी। इसने 1293 में मिल्सा यानी गुजरात पर और 1294 में देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में है, हमला किया। इस हमले के दौरान अलाउद्दीन को बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा बुलाकर गले मिलते समय धोखे से मार दिया। इसे तुरंत गद्दी प्राप्त ना हो सकी, क्योंकि जलालुद्दीन की पत्नी को पति की हत्या का समाचार मिला। उसने तुरंत अपने छोटे बेटे कादर खान को सिंहासन पर बिठा दिया। अब यदि हम इसकी बात सरल शब्दों में करें तो हम लोग देखेंगे, इन्होंने भारत में सत्ता स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन की उपाधि ली। इनका नाम जो था वो फिरोज़ खिलजी था। इसने बलबन के काल में अच्छे सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जलालुद्दीन का जो राजनीतिक उत्कर्ष था वो कैकुबाद के समय शुरू हुआ। बाद में इसको शाइस्ता खां की भी उपाधि मिली, और 1290 में कैकुबाद ने जो किलोखरी का महल बनवाया था, वहाँ पर जब जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने शमशुद्दीन की उमर की हत्या की, उसके बाद वहाँ जाकर 1290 में अपना राज्याभिषेक कराया दिल्ली के सुल्तान के रूप में। बलबन की रक्त और लौह नीति त्याग कर इसने मध्यकाल में उदारता की नीति अपनाई। जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि बलबन जो था वो बहुत दुश्मनों को लेकर बहुत क्रूर व्यवहार किया। उसने कोई रियायत नहीं बरती। तो उसकी तुलना में इसने क्या किया, इसने उदारता की नीति अपनाई, और इस समय मंगोलों ने अनेक आक्रमण किए। तो जलालुद्दीन के ही काल में लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म में शामिल हो गए, जो कि दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में बस गए और जो नए मुसलमान कहलाए। उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका भतीजा था, और उसके बाद उसने अपनी बेटी की शादी भी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी थी, जो कि उसका दामाद बन गया था। उसे कारा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने जलालुद्दीन से गुजरात और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की अनुमति मांग ली, और 1293 में मिल्सा, जो कि गुजरात में है, और 1294 में देवगिरी पर हमला कर दिया, जहाँ से उसे बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हुआ। उसके बाद 1296 में उसने क्या किया, जब उसे इतना सारा धन प्राप्त हुआ तो उसने जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा बुलाया। जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा बुलाकर, कड़ा जो है वो इलाहाबाद में है, कड़ा बुलाकर गले मिलते समय धोखे से मार दिया। इसे तुरंत गद्दी प्राप्त ना हो सकी, क्योंकि जलालुद्दीन की पत्नी को जैसे ही अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला, हत्या का समाचार मिला, वैसे ही उन्होंने क्या किया, अपने छोटे बेटे कादर खान को सिंहासन पर बिठा दिया और अपने बड़े बेटे को मुल्तान से बुला लिया। तो अलाउद्दीन के हाथ में सिर्फ जो था वो कड़ा का क्षेत्र था, इलाहाबाद ही था। बाद में इसे कुछ और प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाद में ये सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 एडी तक सत्ता में रहा।
अलाउद्दीन खिलजी उलुग खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर हमला करता है। गुजरात के बाद सूरत सहित कई नगरों को लूटा तथा सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट किया। इसने खंबात बंदरगाह पर आक्रमण के समय किन्नर को खरीदा, जो बाद के दक्षिण अभियानों के लिए अलाउद्दीन का सेनापति बना। इसका नाम मलिक काफूर था। इसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। रणथंभौर राजपुताना का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। इस समय यहाँ का शासक हम्मीर देव था। माना जाता है लगभग यहाँ 1 साल तक अलाउद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में हम्मीर देव का प्रधानमंत्री सुल्तान से जा मिला। इस धोखे के कारण हम्मीर देव की मृत्यु हो गई। इसके अलावा चित्तौड़ की विजय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। कैसे की? ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। जैसे कि हम लोगों ने पद्मावत मूवी तो देखी है, उसमें दीपिका पादुकोण जो थी वो पद्मावत का रोल प्ले किया था उन्होंने, जो कि बहुत सुंदर लगी हैं। वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में भी इसका उल्लेख किया है। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। उस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह माना जाता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ का शासक अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त किया तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदल दिया और खिजराबाद रख दिया। उसने मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी, जालौर इन सब पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों की सेना का सेनापति मलिक काफूर या हजार दिनारी था। दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी बर्नी द्वारा रचित तारीख फिरोज शाही और अमीर खुसरो की खजायाने उल फुतूह से मिलती है। 1309 में तेलंगाना के राजा रुद्रदेव को हरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तेलंगाना के काकातीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर आत्मसमर्पण के लिए मलिक काफूर को भेजा और इसी अवसर पर रुद्रदेव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दे दिया। ठीक है। इसके अलावा यदि हम अलाउद्दीन के सैन्य सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी, जो हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, न कि वंश के आधार पर। सैनिकों का हुलिया भी दर्ज किया जाता था। अलाउद्दीन से पहले सैनिकों को जागीर दी जाती थी। उनके कार्य के बदले उनको जागीर दी जाती थी। जागीर होते ज़मीन का एक टुकड़ा। अलाउद्दीन ने इसको भी समाप्त कर दिया तथा राजकोष से वेतन दिया जाने लगा। घोड़ा रखने वाले सैनिकों को एक अस्पा, यानी कि जिस इंसान के पास एक घोड़ा होता था उसको एक अस्पा, तथा 2 घोड़े रखने वाले सैनिकों को 2 अस्पा कहा जाता था। अलाउद्दीन ने सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। इसके अलावा उसने गुप्तचर व्यवस्था को भी मजबूत किया। अब यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की बात करें तो अलाउद्दीन का मानना था कि अधिक धन इकट्ठा करने के बाद लोगों में विद्रोह की भावना बढ़ जाती है। इसीलिए उसने व्यक्तिगत संपत्ति और जागीरों को जब्त कर लिया तथा अमीरों पर अंकुश लगाया तथा राज्य की भूमि पर राज्य का नियंत्रण करने में वो सफल रहा। अलाउद्दीन ने करों में भी अत्यधिक वृद्धि कर दी। हिंदुओं से भूमि में फसल का 50% लिया जाने लगा और मुसलमानों से 25%। 4 प्रकार के कर शामिल थे इन करों में। पहला जजिया, दूसरा खराज, तीसरा चरी। चरी को चारागाह कर भी कहा जाता है और खराज बोलते हैं भूमि कर को, तथा गृह कर शामिल थे। ठीक, इसके अलावा हिंदू पदाधिकारियों के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। पुराने समय में चौथ भूमि कर वसूल करते थे जो हिंदू थे। इनके विशेष अधिकारों को भी समाप्त कर दिया। भूमि की माप अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण थी। भूमि की माप करवाना था जिसे मसाहत कहा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये पता लगाना था कि कितनी भूमि पर कृषि होती है और वास्तविक उपज क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार भी किए, आर्थिक सुधार भी किए। इसी के साथ साथ बाजार पर नियंत्रण। अलाउद्दीन ने ज़रूरी जीवन की वस्तुओं के मूल्य को मांग और पूर्ति के अनुसार घटने बढ़ने नहीं दिया। सुल्तान ने आवश्यक चीज़ों का मूल्य बहुत ही कम कर दिया। सामान वितरण के लिए भी विभिन्न प्रकार के बाज़ारों की व्यवस्था की गई। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहाँ पर वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था।
इसके अलावा शासकीय भंडार की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। सार्वजनिक यानी कि सरकारी। वह इस बात को समझता था कि मूल्य नियंत्रण से ही वस्तुएं कम कीमत पर नहीं बिकती, इसके लिए भंडारण भी आवश्यक होता है। तो उसने अनाज के भंडारण के लिए गोदाम बनवाए। ऐसे प्रमाण भी हैं जिससे पता चलता है कि अलाउद्दीन ने राशन की व्यवस्था भी लागू की थी। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी सदर रियासत कहलाता था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान करता था। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद गद्दी पर शहाबुद्दीन उमर बैठा। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बैठे। ये जो शासक थे ये बहुत अयोग्य शासक थे, तो इसलिए हम यहाँ पर इनकी चर्चा नहीं करेंगे। और फिर बैठे नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि अयोग्य शासक थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। कुछ दिनों बाद वे विलासी प्रवृत्ति का हो गया और दरबार में ही स्त्रियों की पोशाक पहनने लगा, जिसके पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा तुगलक वंश की नींव डाली। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक एक नए शहर की स्थापना की और कुतुबी मस्जिद का विस्तार किया। उसके अंदर एक प्रवेश द्वार का निर्माण भी किया। तो यदि अब हम यहाँ पे खिलजी राजवंश की संक्षेप में एक नज़र डालें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले खिलजी राजवंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी थे, जिनका कार्यकाल जो था वो 1290 से 96 तक रहा। इसके बाद सत्ता में आए अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के भतीजे और साथ ही उनके दामाद भी थे, सन इन लॉ भी थे, जो कि सत्ता में 1296 से 1316 तक रहे। इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैन्य सुधार भी किया, आर्थिक सुधार भी किए, शासकीय व्यवस्था पर भी ध्यान दिया, बाजार भी नियंत्रण किया। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया दिल्ली सल्तनत में। इसके अलावा एल्फिस्टन के अनुसार, जो कि इतिहासकार हैं, इनके अनुसार क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो बहुत गौरवपूर्ण था। अनेक मूर्खतापूर्ण एवं क्रूर नियमों के बावजूद वो एक सफल शासक था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया। इसके बाद कौन आए? इसके बाद 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनके बेटे होते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो बहुत अयोग्य शासक होते हैं। तो उनका हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा नहीं की, उनको लेकर हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनका कुछ जो कार्यकाल था उन्होंने कुछ काम वाम नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा भोग विलासी व्यक्ति थे। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि इनके बेटे थे। ये भी बहुत अयोग्य शासक थे और ये भी विलासिता में लिप्त रहते थे। तो तुगलक गयासुद्दीन ने क्या किया कि इनकी हत्या कर दी और यहीं पे क्या हुआ कि खिलजी डायनेस्टी ख़त्म होती है और तुगलक वंश की नींव रख दी। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रकार हम लोगों ने खिलजी राजवंश को यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुगलक वंश को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।